नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों, थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 के जो शिक्षक साथी हैं, उनने उनके जो स्थायीकरण के आदेश कई जिलों में हो चुके हैं और कई जिलों में जहां किसी कारण से नहीं हुए हैं, वहां पे डीओ द्वारा वहां पे श्रीमान डीओ महोदय द्वारा वेतन नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अगर किसी जिले में नहीं हुए तो थोड़ा इंतजार करें, जल्दी आदेश हो जाएंगे। तो स्थायीकरण के आदेश या वेतन नियमितीकरण के आदेश के बाद जो कर्मचारी स्तर पे और संस्था प्रधान या डीडीओ स्तर पे जो कार्रवाई करनी है सैलरी के लिए, तो उसी के संबंध में मेरा वीडियो को पूरा देखें। स्टेप बाय स्टेप सारा आप लोगों को समझाया जाएगा। और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले जो कार्य रहेगा वो आदेश होने के बाद कर्मचारी जो अपने एचआरए का जो आवेदन है वो सही फॉर्मेट में भर के और अपने संस्था प्रधान या पीओ को देंगे और उसके बाद पीओ के द्वारा एचआरए की सेक्शन और स्थायीकरण या वेतन नियमितीकरण के जो फिटमेंट आदेश हैं वो निकाले जाएंगे। और इसके बाद जो तीसरा स्टेप रहेगा वो सबसे पहले आईएफएमएस 3.0 पे कर्मचारी की जो सर्विस डिटेल है, जिसमें पूरी डिटेल अगर भरी हुई नहीं तो पूरी डिटेल भरती हुई जहाँ प्रोबेशन है उसको परमानेंट करना है। और इसके बाद बेसिक और अन्य जो भत्ते हैं जैसे एचआरए और डीए उनको चेंज करना है। और इसके बाद कटौतियों को बेसिक के अनुसार जो जीपीएफ 2004 की और आरजीएचएस की जो कटौती है अगर वो बेसिक के अनुसार सही नहीं है तो उनको सही करना है। तो साथियों, पहला जो स्टेप है एचआरए का आवेदन जो है कर्मचारी, तो किस प्रकार से वो आवेदन का फॉर्मेट रहेगा मैं आप लोगों को ये जो अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, किराए के मकान में रहने वाले राज्य कर्मचारी के लिए मकान किराया भत्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। यहाँ पे कर्मचारी जो है अपना नाम भरेंगे। इसके बाद पद एवं विभाग जिसमें नियुक्त है तो पद का नाम तृतीय श्रेणी अध्यापक विभाग, यहाँ शिक्षा विभाग आ जाएगा। मकान मालिक का नाम एवं किराए के मकान का पूरा पता, यानी जिस मकान में कर्मचारी रह रहे हैं उस मकान मालिक का नाम और उसका पूरा जो एड्रेस है वो यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे मासिक जो किराया कितना दिया जाता है कर्मचारी के द्वारा वो किराया आ जाएगा। फिर नियमों के अंतर्गत स्वीकृत मकान किराए भत्ते की रकम, यहाँ 10% मकान किराया भत्ता अभी लागू है। और अगर बड़े शहर हैं तो वहाँ पे 20% किराया भत्ता या जो भी लागू हो वो यहाँ पे भर देंगे। और मकान लेने की जो दिनांक है वो यहाँ पे आ जाएगी। और फिर आगे नॉर्मल डिटेल है। इसके बाद यहाँ पे कर्मचारी अपने हस्ताक्षर, पद, विभाग आदि करेंगे। और ये जो नीचे का कार्य है वो कार्यालय अध्यक्ष या कार्यालय के उपयोग के लिए, तो यहाँ पे संस्था प्रधान डीडीओ के सिग्नेचर आदि यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो मकान किराया के लिए कर्मचारी आवेदन करेगा। इसके बाद इस प्रकार से एक आवेदन कार्यालय आदेश जो है वो कार्यालय के द्वारा निकाला जाएगा, जिसमें यहाँ पे कर्मचारी का नाम, कार्यगण या नियमित वेतन प्राप्त करने की जो दिनांक है वो, यानी स्थायीकरण की दिनांक है वो, मकान किराया भत्ता हेतु आवेदन की दिनांक और मकान किराया भत्ता प्रभावी होने की दिनांक, ये किस दिनांक से मकान किराया भत्ता प्रभावी रहेगा। इस प्रकार से ये जो कार्यालय आदेश निकाला जाएगा, यहाँ पे संस्था प्रधान के 2 जगह सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ और यहाँ। और इनमें कौशल्य जहाँ लगता है उप कौशल्य उसका नाम, संबंधित कर्मचारी का नाम, निजी पत्रावली जिसकी है उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से ये कार्यालय आदेश आचार्य के लिए निकाले जाएगा। और इसके बाद जो कर्मचारी है उनका वेतन नियमितीकरण या स्थायीकरण आदेशानुसार आप जो भी करेंगे उस इस प्रकार से ये एक आदेश जो कार्यालय आदेश निकाला जाना है। तो ये जो आदेश है ये अच्छी तरह से देख के और निकाल लेंगे और संस्था प्रधान के यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे। इस प्रकार से ये कार्य रहेगा। और अगला जो स्टेप रहेगा वो आईएफएमएस 3.0 पे रहेगा। तो मैं आप लोगों को 3.0 जो आईएफएमएस है उसमें डीडीओ लॉगिन कर लेता हूँ और ले चलता हूँ वहाँ पे। तो साथियों, हम आ चुके हैं डीडीओ की एसएसओ में आईएफएमएस 3.0 में डीडीओ रोल में। इस प्रकार से आप लोगों के सामने इंटरफेस रहेगा। सबसे पहले कार्मिक की हमें जो सर्विस डिटेल है वो डिटेल यहाँ से हमें अपडेट करनी है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाली जो टैब है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन, इसमें हमें जो ऊपर की सारी डिटेल है जिसमें नॉमिनी, बैंक मॉडिफिकेशन, पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, एड्रेस, बैंक डिटेल, फैमिली एंड नॉमिनी डिटेल, पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री और सैलरी इंक्रीमेंट, इसमें से अभी हमें सिर्फ जो
सर्विस डिटेल वाली जो टैब है ये, और इसमें पे इंटाइटलमेंट, ये दो जो टैब हैं इनमें हमें अपडेटेशन करना है। तो सबसे पहले सर्विस डिटेल पे क्लिक करेंगे। सर्विस डिटेल पे क्लिक करने इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमें ऑल जो कर्मचारी हैं इसको क्लिक कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पे जो पेज पर आइटम, इस पे हमें अधिकतम करके और उस कर्मचारी को सर्च करना है जो अभी जिनका प्रोबेशन पूरा हुआ है, और उसके लास्ट में जो मॉडिफिकेशन है इस पे क्लिक कर लेना है। कर्मचारी की जो सर्विस डिटेल है वो सारी ओपन हो जाएगी। हमें यहाँ पे जो स्टार लगे हुए सारे जो ऑप्शन हैं वो देखने हैं। अगर कोई इसमें चेंज है तो चेंज करना है। सर्विस कैटेगरी यहाँ पे सुपोर्डिनेट, सब सर्विस कैटेगरी में द राजस्थान एजुकेशनल सुपोर्डिनेट सर्विस, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे एक जैसे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा द राजस्थान एजुकेशनल सुपोर्डिनेट सर्विस और एक मिलेगा राजस्थान एजुकेशनल सुपोर्डिनेट सर्विस। तो इसमें जहाँ TH शुरू में लगा वो सिलेक्ट करना है, वरना यहाँ पे डेजिग्नेशन जो है वो शो नहीं करेगा। कर्मचारी रेगुलर, अब जो प्रोफेशनल कर्मचारी हैं उनके जब एम्प्लॉय ID बनाई थी तो यहाँ हमने देखेंगे कि परमानेंट की बजाय प्रोबेशनल किया था। तो हमें मेन जो चेंजिंग करना है वो यही करना है कि यहाँ पे हमें परमानेंट कर्मचारी को कर लेना है। इसके बाद नीचे जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर वगैरह, अपॉइंटमेंट की डेट वगैरह सारी यहाँ पे हमें फिल कर लेनी है। और यहाँ पे जो स्थायीकरण की डेट है, आपके जो 2 साल पूर्ण होने के बाद की डेट यहाँ पे आएगी। अगर आपके नहीं भरी हुई तो इसको भी सही कर लेना है, और लास्ट में जाके अपडेट सर्विस डिटेल पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। इसके बाद हमें जाना है पे इंटाइटलमेंट में। यहाँ पे हमें उनकी बेसिक जो कर्मचारी की है वो चेंज करनी है। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर वही हमें ऑल कर लेना है, और आइटम पर पेज में अधिकतम जो भी है करके उस कर्मचारी के सामने जो मॉडिफाई का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से कर्मचारी की जो पे इंटाइटलमेंट डिटेल है वो शो करेगी। यहाँ पे हमें पे इंटाइटलमेंट चेंज रीजन, या रीजन जो स्थायीकरण का दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पे चेंज अदर चेंजेज रीजन क्लिक कर लेना है, और इसके बाद पे कमीशन या 7th आ जाएगा। और जो स्थायीकरण की डेट या डेट ऑफ एग्जिस्ट एंट्री इन एग्जिस्टिंग पे बैंड एंड, वो स्थायीकरण वाली डेट यहाँ पे भर देंगे। पे स्केल जो है L10 33,800 से 1,06,700, और आगे बेसिक इनकी यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। डियरनेस अलाउंस जो है वो 58% आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे HRA का ऑप्शन नहीं आया हुआ। HRA के ऑप्शन के लिए हमें एक बार इसको गवर्नमेंट क्वार्टर को नो करना, नो करने के बाद यहाँ पे HRA का आ जाएगा। यहाँ पे जो भी कर्मचारी के लिए लागू है वो करके और रिकैलकुलेट करेंगे। रिकैलकुलेट करने के बाद हमें अपडेट पे इंटाइटलमेंट डिटेल्स ये कर लेना। साथ ही यहाँ पे एक बात और आप देख लेंगे, जो कटौतियाँ हैं यहाँ पे एक साइड में कर्मचारी की जो अलाउंस है वो दिखेंगे, दूसरी तरफ कटौतियाँ दिखेंगी। तो यहाँ पे जो GPF 2004 में अगर प्रोबेशन में 1100 रुपये कटने थे, यहाँ 2100 रुपये हमें करना है। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। RGH 658 सही है, और ग्रुप इंश्योरेंस जो सिर्फ एक ही माह में कटता है तो इसका अभी हमें कुछ नहीं करना है, तो हमें यहाँ से सेव कर लेना है। कन्फर्म, इस प्रकार से हमारी डिटेल्स सेव हो जाएंगी। तो अब हमें जो कार्य करना है वो जो कर्मचारी के डिडक्शन और अन्य कोई अलाउंस है वो ऐड करना है। तो हमें डियरनेस अलाउंस किस प्रकार से ऐड करेंगे, यहाँ पे हमें सेक्शन में जाना है। सेक्शन में सैलरी सेक्शन, और यहाँ अलाउंस सेक्शन, इस पर क्लिक करना है। इस प्रकार से फिर से हमें एम्प्लॉय लिस्ट के लिए ऑल कर लेना है, और जो आइटम पर पेज में अधिकतम करके और उस कर्मचारी तक हमें जाना है। उस कर्मचारी के सामने जो इनिशिएट का ऑप्शन है, ये इनिशिएट का ऑप्शन यहाँ पे है, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो कर्मचारी की बेसिक और HRA हमने ऐड कर लिया। अब हमें जो DA है वो ऐड करना है, तो उसके लिए हमें ऐड अलाउंस पे इस पर क्लिक करके और ऐड अलाउंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने में विद इफेक्टिव मंथ, यानी किस मंथ से हमें वो अलाउंस ऐड करना है, डेट आ जाएगी। अलाउंस का नाम जो है वो आप सीधा 104 सेलेक्ट सर्च करेंगे तो अलाउंस आ जाएगा, और फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ ऑर्डर नंबर, जो ऑर्डर आपने कार्यालय आदेश HRA की सेक्शन निकाली है वो, या स्थायीकरण वेतन नियमितीकरण वाला जो ऑर्डर है वो यहाँ पे डाल देंगे। तो कुछ भी आप यहाँ पे डाल के ऑर्डर डेट जो है वो और यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसके बाद हमें सबमिट, अगर कोई डॉक्यूमेंट लगाना, डॉक्यूमेंट लगा के इसको हम सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है आपका DA जो ऐड हो जाएगा। एक बार पुनः मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस प्रकार से DA वो ऐड होने के बाद शो करेगा। तो इस प्रकार से जो कर्मचारी के अलाउंस है वो ऐड हो जाएंगे। अब हमें डिडक्शन ऐड करने या संशोधन करने हैं, तो वही हमें सेक्शन में सैलरी सेक्शन, सैलरी सेक्शन में जो डिडक्शन सेक्शन इंडिविजुअल, इस पर क्लिक करेंगे। कर्मचारी लिस्ट ऑल करेंगे, आइटम पर पेज में अधिकतम कर लेंगे, और उस कर्मचारी के सामने जो इनिशिएट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेंगे।
तो यहाँ पे कर्मचारी की जो कटौतियाँ हैं, जो भी कटौती होती हैं, आरजीएचएस की, ग्रुप इंश्योरेंस की, बोनस, जीपीएफ 2004, अगर नया डिडक्शन ऐड करना तो हमें ऐड डिडक्शन से ऐड कर लेना यहाँ से, और इनमें कोई संशोधन करना तो यहाँ डिलीट और एडिट का ऑप्शन है। तो हमें जीपीएफ 2004 है वो 2100 रुपये करने हैं वर्तमान बेसिक के अनुसार। प्रोविजन में ये कटौती 1100 रुपये होती थी। तो इस प्रकार से जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सभी की सर्विस डिटेल और पे इंटाइटलमेंट है जो वो चेंज करके, और अलाउंस और डिडक्शन जो हमें सेट करने हैं। तो ये कार्य जो है सैलरी बिल बनने से पूर्व हमें कर लेने हैं। साथियों, छोटा सा वीडियो था, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया गया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें।